हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपन अपना फिर से आज का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 138। बेटा 137 तक अपन ने पढ़ लिया था। अपने गैसीय अवस्था वाले बेटा अपन ने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं, जिसमें पहले में बेटा अपन ने क्या क्या पढ़ा था। अपन ने ठोस द्रव गैस में अंतर देखा, गैस की विशेषताएं देखी और कुछ मात्रक देखे। दूसरे में बेटा अपन ने नियम देखे, जिसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, आवोगाद्रो का नियम देखा और उससे बेटा अपन ने आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति की है। डन बेटा। आज मैंने आपको बोला था कुछ न्यूमेरिकल्स और करवाऊंगा, तो बेटा आज अपन अपना नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 138, तीसरा लेक्चर इस चैप्टर का, जिसमें बेटा पहले मैं आपको 1-2 छोटे टॉपिक बताऊंगा और फिर बाकी बचे हुए टाइम में अपन बेटा न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बेटा अपन ने जो नियम देखा उसमें आदर्श गैस समीकरण देखा था। तो आदर्श गैस समीकरण के घनत्व के साथ क्या संबंध हो सकता है, घनत्व के रूप में उसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्राम भार के रूप में उसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो बेटा नोट लगा के एक बार अपन इस पॉइंट को देख लेते हैं। देखिएगा, मैंने बोला आदर्श गैस समीकरण घनत्व के रूप में। बेटा घनत्व को लेके आ रहे हैं अपन अब बीच में कि घनत्व के रूप में कैसे ये चलेगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा एक बार इसकी बात। मैंने बेटा ये बोला आपका PV = nRT होता है। ये हमने आदर्श गैस समीकरण जो हमारे गैस नियम थे वहां से हम इसकी व्युत्पत्ति करके लाए थे कि PV = nRT हमें पता है। बेटा मैंने बोला PV = nRT। बेटा चूंकि यहाँ पे n मोल है और मोल में बेटा हमने एक संबंध पढ़ा है, मोल बराबर ग्राम भार, ग्राम भार को W बोल दो, बटा अणु भार, क्योंकि गैस अणु के रूप में होती है जनरली, तो ग्राम भार बटे अणु भार। तो बेटा देखो मैंने इसको चेंज किया, PV = ग्राम भार बटे अणु भार इंटू RT। बेटा चूंकि आपको पता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है, बोलो बेटा सही बात है क्या? तो बेटा यहां से घनत्व क्या होगा देखिएगा, तो यहां से घनत्व हो गया बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। सही बात है क्या बेटा? चूंकि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व ये हमने मोल में पढ़ा है, तो यहां से घनत्व कितना हो गया, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब देखिएगा बेटा, मैं P तो इधर ही रख रहा हूं, V को इधर ले जा रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट को यहां ला रहा हूं। तो देखिएगा क्या, या इधर अपन पूरा भी लिख सकते हैं इसको, ग्राम भार बटे अणु भार लिख लो, या W बटा मॉलिक्यूलर, ऐसे ही चलने दो। यहां मैंने समझा दिया। तो मॉलिक्यूलर वेट को तो यहां लाया, V को यहां लाया, W बटा V RT। तो बेटा W का मतलब ग्राम भार, V का मतलब आयतन, तो ग्राम भार मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो जाएगा, घनत्व। घनत्व को अपन किससे बताते हैं, D से। तो P गुणा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब अणुभार = DRT। बेटा मॉलिक्यूलर वेट को जनरली अपन कैपिटल M से भी शो कर सकते हैं। कैपिटल M याद रखें मोलरता नहीं है, यहाँ पे कैपिटल M बेटा मैं अणुभार को बोल रहा हूँ, नोटेशन की बात कर रहा हूँ, वो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा देखिएगा, PM = DRT। तो ये किस रूप में संबंध हो गया, घनत्व के रूप में संबंध हो गया। ये भी आपको MTR लगाना है, याद रखना है। D क्या है, घनत्व। जब 2 अलग अलग गैसेस की बात की जाएगी तो P1M1 = D1RT1, ऐसे ही P2M2 = D2RT2। M क्या है आपका अणुभार, तो मैंने बोल दिया D तो है आपका गैस का घनत्व, M क्या है आपका गैस का अणुभार। बोलो बेटा बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से बेटा अपन आदर्श गैस समीकरण को घनत्व के रूप में भी बता सकते हैं। डन। ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, इसलिए बेटा मैंने आपको ये बताया है। आगे चलते हैं, देखें इसमें और रफ करूं बेटा इसको, तो इसको रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स भी अभी देखेंगे कि इन पे न्यूमेरिकल्स कैसे हेल्प करते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को किया जाता है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट अपने पास आ रहा है नियम,
जैसे अपने बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, अवोगाद्रो का नियम पढ़ा, वैसे ही एक इंपॉर्टेंट अलग नियम है जिसे क्या बोलते हैं, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। बेटा इसकी भी बात की जाएगी कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम हमें क्या बताता है बेटा, इसके लिए भी अपन बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करें, इससे पहले ये क्या बोल रहा है इसकी कंडीशन देखेंगे। तो बेटा नेक्स्ट नियम अपने पास है डाल्टन का आंशिक दाब नियम। बेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और ये आपके आगे भी कई चैप्टर्स में काम आएगा। बेटा इसने क्या स्टेटमेंट दिया है उसकी बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। तो देखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर निश्चित आयतन के पात्र में आपने 2 या 2 से बेटा अधिक गैसें ले ली जो आपस में क्रिया नहीं कर सकती हैं। अपन ने क्या बोला है, क्रिया नहीं कर सकती हैं, तो उसमें कुल दाब बेटा उस पात्र में उपस्थित गैसों के अवयवी दाब के योग के बराबर आएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर एक निश्चित आयतन के पात्र में निश्चित ताप पर एक निश्चित आयतन के पात्र में उपस्थित 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील, याद रखें गैसी कैसी है, अक्रियाशील, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे ये पूछा हुआ भी है, मॉड्यूल में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न में से कौन सी गैसों का युग्म डाल्टन के नियम को प्रदर्शित करता है। तो बेटा जो गैसें, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो गैसें आपस में क्रिया नहीं कर सकती है वो वाला युग्म डाल्टन का नियम होगा, क्योंकि डाल्टन के नियम में हमने ये पढ़ लिया है गैसें कैसी होनी चाहिए, अक्रियाशील। तो एक बार दोबारा नियम को देखिए, इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर निश्चित आयतन के पात्र में उपस्थित 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का कुल दाब, यदि कुल दाब देखा जाए, पात्र का दाब देखा जाए, कि हमने मान लीजिए एक पात्र में 2 या 2 से अधिक गैसें ले ली हैं, तो हमने बोला अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का कुल दाब उस पात्र में उपस्थित सभी अवयवी गैसों के स्वयं के दाब के योग के बराबर होता है। देखिएगा एक बार दोबारा, डाल्टन का नियम बोलता है, डाल्टन वैज्ञानिक का नाम है, पहली कंडीशन अक्रियाशील गैसों पे लागू होगा। दूसरी कंडीशन, इसके अनुसार निश्चित ताप और निश्चित आयतन के पात्र में यदि हम 2 या 2 से अधिक गैसें ले लें तो उस पूरे पात्र का कुल दाब जो होगा उसमें जितनी भी गैस है उनके स्वयं के अपने अपने दाबों के योग के बराबर होगा। देखिएगा क्या बोलता है, अर्थात इसको मैं एक आपको समझा रहा हूं एक चित्र से। मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, इसमें मैंने बेटा गैस ली है A, B, C, ये गैसें हैं। ये गैसें बेटा आपस में क्रिया नहीं कर सकती, ये ध्यान रखें, अक्रियाशील गैसें हैं। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा इसका ताप नियत है T, दाब नियत है P, और सॉरी कुल दाब है P और आयतन है V। मान सकता हूं बेटा पूरे पात्र का दाब है P। वो क्या होगा बेटा, पात्र का दाब जो P होगा वो अवयवी गैसों के योग के बराबर होगा। तो A का दाब मान लो PA है, B का दाब मान लो PB है, C का दाब मान लो PC है। तो डाल्टन का नियम बोलता है कि इस नियम के अनुसार एक पात्र में 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील गैसें ले ली जाए तो उस पात्र का कुल दाब उसमें उपस्थित गैसों के अपने अपने दाबों के योग के बराबर होगा। और कैसे होगा? आंशिक दाब का क्या मतलब है? पूरे पात्र में एक अंश A है, एक B है और एक C है, तो A का जो दाब होगा मान लीजिए PA है, तो ये A का आंशिक दाब है।
बी का दाब होगा ये पीबी है, सी का दाब होगा ये पीसी है। इसके मोल हैं Na, इसके मोल हैं Nb, इसके मोल हैं Nc। समझ में आ गई बात। जबकि पूरे पात्र की बात की जाए तो इसका ताप है T, इसका आयतन है V और पूरे पात्र का दाब है P, जो किसके बराबर है, इसके अवयवों के दाबों के योग के बराबर है। अब बेटा देखिएगा, इधर से मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। मैं बेटा ए गैस के लिए लिखना चाहूं तो आपने बोला ए गैस हेतु, समझना, तो आपने ए गैस के लिए क्या बताया बेटा, पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, ये ए का आया। सही बात है बेटा। ए का दाब, आयतन, ए के मोल, आर और टी। ताप नियत है, आयतन नियत है, इसलिए ये नियत रहा। आपने बेटा बी गैस के लिए लिखा तो आपने क्या बोला, देखिएगा, बी गैस हेतु पीबीवी इज इक्वल टू एन बी आर टी, इक्वेशन नंबर 2। आपने सी गैस के लिए लिखा तो क्या बोला, सी गैस हेतु पीसीवी इज इक्वल टू एन सी आर टी, ये गैस 3 आ गया। कुल पात्र के लिए बात करना चाहूं तो क्या बोला, कुल पात्र हेतु पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन 4। यहां पे P क्या है, P है PA प्लस PB प्लस PC। ये बताया है कि कुल दाब पात्र में उपस्थित सभी अवयवी गैसों के स्वयं के दाबों के योगों के बराबर होगा। कुल मोल कितने आएंगे, N, जो पात्र में कुल मोल क्या होंगे, इसके मोल प्लस इसके मोल प्लस इसके मोल, तो N इज इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc। सही बात है। कुल दाब अवयवी दाबों के योगों के बराबर, कुल मोल अवयवी गैस जो है उनके मोलों का योग आएगा। अब बेटा इधर से देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। इधर से बेटा मैंने किया समीकरण 1 भाग समीकरण 4, समझिएगा। तो क्या आया, 1 और 4 का भाग लगाया तो देखिएगा PAV अपॉन PV, ये बटा ये इज इक्वल टू NART बटा NRT। समझ में आती है बात बेटा। इधर से यदि आप थोड़ा सा चेक करो तो V से V गया, R से R गया, T से T गया, क्या आया, PA अपॉन P बराबर Na अपॉन N। बेटा मोल में एक चीज याद आ गई होगी, खुद के मोल बटा टोटल मोल, क्योंकि N क्या है, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो खुद के मोल बटा टोटल मोल क्या होता था, मोल अंश या मोल भिन्न होता था। ए का मोल अंश या मोल भिन्न क्या होगा, ए के मोल बटा कुल मोल, ऐसे ही बी के मोल बटा कुल मोल, ऐसे ही सी के मोल बटा कुल मोल। तो बेटा यहां से ये क्या चीज है, ये एक ही मोल भिन्न है। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या बात। क्योंकि मोल भिन्न का फॉर्मूला पता है कि खुद के मोल बटा टोटल मोल। एन टोटल मोल कैसे है, ये देखो यहां पे बताया है, एन क्या है, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो मैंने बोला Pa बटा P बराबर XA, तो एक की मोल भिन्न को किससे लिख दिया, XA से लिख दिया। तो यहां से मैं और क्या बता सकता हूं, Pa बराबर P इंटू XA, ये इंटू का मतलब डॉट होता है, P कुल दाब, XA एक ही मोल। इसको और एक बार मैं आपको डिटेल में समझाता हूं क्या है, पहले एक बार दोबारा देख ले। डाल्टन का नियम कि पात्र में 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील गैसें हैं तो उसका कुल दाब जो होगा वो उसके अवयवी गैसों के दाबों के योग के बराबर होगा। तो हमने सभी के लिए आदर्श गैस समीकरण लगाया, ए के लिए ये आया, V और T नियत है, बी के लिए लगाया, सी के लिए लगाया, कुल पात्र के लिए लगा लिया। पात्र का मतलब जितनी भी गैसें सभी का योग कर लिया। फिर हमने बोला P जो होगा कुल क्या होगा, तीनों गैसों के दाब का योग, कुल मोल तीनों गैसों के मोलों का योग। हमने भाग लगाया तो ये आया, तो Pa मतलब एक का दाब, P कुल दाब, Na एक के मोल, N कुल मोल, और खुद के मोल बटा टोटल मोल, मोल भिन्न होता है, खुद की किसकी बात हो रही है, ए की, तो ये हो गया ए की मोल भिन्न या मोल प्रभाज या मोल अंश
जिसे XA से बताया। P इधर गुणा हो गया तो PA बराबर P इंटू XA। अब बेटा अपन इसकी बात करते हैं, यहां से हम और क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं और आगे देखिएगा। तो बेटा अपन ने क्या पढ़ा, PA इज इक्वल टू P इंटू XA। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एक बार इसको देखेंगे, इसको रफ करूं बेटा। तो हमारे पास बेटा जो आया है वो आया है PA इज इक्वल टू P इंटू XA। इसको यदि अपन पूरा देखें तो क्या आएगा बेटा, ए गैस का आंशिक दाब इज इक्वल टू कुल दाब गुणा ए की मूल भिन्न। कुल दाब गुणा ए की मूल भिन्न। समझ में आ गई बात बेटा। ऐसे ही बी गैस की बात करोगे तो बी का आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणा बी की मूल भिन्न। सी का आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणा सी की मूल भिन्न। तो हमारे पास ये एक आंशिक दाब का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अपन किसी भी अवयव के लिए बता सकते हैं। तो अपन जनरलाइज बेटा क्या बोलेंगे, अर्थात डाल्टन के अनुसार हम कह सकते हैं आंशिक दाब बराबर क्या होता है, कुल दाब, जिस भी पात्र की बात कर रहे हैं, कुल दाब गुणा जिस अवयव के आंशिक दाब की बात की जा रही है उसकी मूल भिन्न। तो आंशिक दाब इज इक्वल टू कुल दाब गुणा मूल भिन्न। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात। तो ये हमारे पास डाल्टन का आंशिक दाब नियम है, जिससे हमारे को आंशिक दाब का फॉर्मूला पता लगता है कि आंशिक दाब हमें क्या कहता है। तो डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार हम कह सकते हैं आंशिक दाब इज इक्वल टू कुल दाब गुणा मूल भिन्न। इस पात्र में बी है तो बी के लिए हम बोल सकते हैं बी का आंशिक दाब बराबर बी का कुल दाब गुणा मूल भिन्न। सी है तो सी का आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणा सी की मूल भिन्न। समझ में आती है बात। ये हमारे पास डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम अक्रियाशील गैसों के लिए लगता है। जैसे बेटा अपन ने बात कर ली अलग अलग गैसेस, तो कहाँ पे आंशिक दाब का नियम लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। तो जो गैसें आपस में क्रिया कर सकती हैं वहां पे ये नहीं लगता है। तो जैसे मान लीजिए इसका एक उदाहरण मैं बात करूं, मैंने बोला आपको उदाहरण देखिएगा, एक आपके पास इसका मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, एक बार देख लेते हैं कहां पे है। एक सेकंड बेटा, चेक करते हैं आपके मॉड्यूल में कौन सा क्वेश्चन है। इसका मॉड्यूल भी बेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप चेक करोगे तो इतना बड़ा इसका मॉड्यूल भी नहीं है, इजीली अपन इसको कर पाएंगे। लेकिन अभी एक दो दिन रुक के पहले कॉन्सेप्ट सारे देख लें क्या क्या आ रहे हैं, फिर अपन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको करवाना स्टार्ट करूँगा। कहाँ गया भाई वो क्वेश्चन, ढूंढो ढूंढो, देखो भैया मिल गया बेटा। आपका कहाँ पे है, ये आपकी दे रखी है, कौन सी स्टेज है बेटा, स्टेज 3 में चले जाओ बेटा। स्टेज 3 का 8वां क्वेश्चन है। स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बेटा। आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किसके लिए लागू नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन O2 प्लस O3, सेकेंड ऑप्शन CO प्लस CO2, थर्ड ऑप्शन NH3 प्लस HCl, फोर्थ ऑप्शन I2 प्लस O2। तो निम्न में से किसके लिए आंशिक दाब का नियम जो अपना डाल्टन का नियम है वो किसके लिए लागू नहीं है, उसकी बात की जा रही है। तो देखिएगा बेटा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम फिर से बोल रहा हूं अक्रियाशील गैसों के लिए लागू है जो क्रिया ना करे। बेटा ये क्रिया नहीं कर सकती तो इसके लिए लागू है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा।
ये क्रिया नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, लेकिन बेटा ये क्रिया करके NH4Cl बना लेगा। ये क्रियाशील है और क्रियाशील के लिए डाल्टन का नियम नहीं लगता है। इसका मतलब इसके ऊपर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम नहीं लगेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन 3 ये क्रिया कर सकते हैं और डाल्टन का नियम अक्रियाशील के लिए लगता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, जबकि बाकी गैसें अक्रियाशील हैं। आप बोलोगे सर कैसे पता लगेगा? बेटा ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे जैसे आएगा। जनरल एग्जाम्पल आते हैं, कोई ऐसा नहीं है अनोखा कोई मंगल ग्रह से क्वेश्चन आएगा, ऐसी बात नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये हमने डाल्टन के नियम की बात की। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी अभी हम स्टेज 1 में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, याद आ रहा हो तो ग्राहम का विसरण का नियम याद आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक हमने मोल वाले में भी पढ़ा था और आज मैं आपको दोबारा आज बता देता हूं, क्योंकि यहां भी ये पूछा जाता है। तो रफ करूं बेटा इसको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये गैस क्रिया कर रही है, इसलिए डाल्टन का नियम लागू नहीं होगा। तो आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा याद रखिएगा अपन केवल और केवल क्वेश्चंस करेंगे। तो जो स्टेज 1 में क्वेश्चंस आपसे हों वो भी करना, बाकी मैं मेरी साइड से भी कराऊंगा। अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है बेटा? तो आगे देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। मैंने मोल में भी आपको बताया था और यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास ग्राहम का विसरण का नियम। विसरण मतलब बेटा गैसों का डिफ्यूज होना। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में इसमें बताया था कि एक बॉटल का ढक्कन आपने खोल दिया, एक पतले से छिद्र से गैस का निकल के वातावरण में फैलना, पात्र में फैलना, इस प्रक्रम को विसरण की क्रिया बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में डिफ्यूजन बोला जाता है। तो ये बेटा वैज्ञानिक कौन है? ग्राहम। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। बेटा इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ग्राहम के अनुसार, बेटा जो मोल में बताया सेम टू सेम वही लिखेंगे। ग्राहम के अनुसार गैसों के विसरण की दर, बेटा विसरण की दर को स्मॉल आर से बता रखा है। गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व d के वर्गमूल, उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेटा व्युत्क्रमानुपाती को प्रतिलोमानुपाती भी आप कह सकते हो। क्या बोला इसने? ग्राहम के अनुसार गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात बेटा मैं क्या कह सकता हूं, देखिएगा, अर्थात जो R है विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होगी गैसों के घनत्व के वर्गमूल के। बेटा ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट भी डायरेक्ट बहुत बार पूछ लेता है कि गैसों के विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती है। पहला ऑप्शन घनत्व के, दूसरा वर्गमूल के घनत्व के, तीसरा वर्गमूल के वर्ग के, चौथा वर्गमूल किसी पे भी नहीं। तो ये आपको देखना है। तो बेटा आपको क्या बोला है? गैसों के विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दो अलग अलग गैसों की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब बेटा घनत्व के अलावा भी अपन बात करना चाहे तो दाब आए, आयतन आए, समय आए, सारी चीजें यदि बात की जाए तो इसका क्या रिलेशन है? देखिएगा, दो अलग अलग गैसों में बात करूं, R1 अपॉन R2 या RA अपॉन RB, गैस ए गैस बी, क्या होगा? इज इक्वल टू VA अपॉन VB इंटू TB अपॉन TA इज इक्वल टू PA अपॉन PB इंटू MB अपॉन MA। बेटा देखो क्या बोला है इसने अपन को, इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, जहां देखिएगा R तो विसरण की दर हो गई, V क्या होगा? आयतन। ये A और B बेटा दो गैसों की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जनरली दो की बात की जाएगी। तो ये याद रखें, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलेंगे। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, V क्या है, गैस का आयतन। यदि VA बोलो तो गैस A का आयतन, VB बोलो तो गैस B का आयतन। गैस का आयतन T क्या है बेटा, विसरण में लगा समय, विसरण में लगा समय। P क्या है बेटा, गैस का दाब। M क्या है बेटा, गैस का अणुभार, जिस भी गैस की बात की जा रही है उसके अणुभार की बात की जा रही है, गैस का अणुभार। तो बेटा आपके पास V पता लग गया आयतन, T पता लग गया विसरण में लगा समय, P पता लग गया दाब, और M पता लग गया गैस का अणुभार। A और B क्या है, अलग अलग गैसों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बेटा अपन ने बात कर ली, गैसों के जो विसरण की दर होगी वो सदैव क्या होगी, घनत्व के वर्गमूल के बेटा व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब जिस भी गैस की बात की जा रही है उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के क्या आ जाएगी बेटा, व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगी। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो अब बेटा आगे अपन अब कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन बेटा अपन गैस के नियम के भी देखेंगे, डाल्टन के आंशिक दाब के भी देखेंगे, और हमारे ग्राहम के विसरण के भी देखेंगे। तो जितने भी अपन ने 4-5 टॉपिक पढ़े हैं सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी जो लेक्चर चल रहा है इसमें क्वेश्चन, और एक नेक्स्ट लेक्चर पूरा क्वेश्चंस के नाम रहेगा, जिससे आपकी बेटा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आती है बात बेटा? रफ करूं इसको, तो इसको रफ करता हूं और आगे चलता हूं। देखें ये पूरा का पूरा नियम मोल में भी अपन ने एज इट इज पढ़ा था, चाहे आप मोल में देखना, लास्ट मोल वाले सेकंड पार्ट में अपन ने पूरा पढ़ के आए हैं अपन, जहां अपन ने विक्टर मेयर विधि और ग्राम के विसरण की विधि पढ़ी थी अणुभार ज्ञात करने के लिए, याद आ गया होगा। तो वहां पे तो बेटा इतना डिटेल में नहीं था, इतने क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन यहाँ पे डिटेल में भी है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे इससे रिलेटेड बेटा पूछे जाते हैं। ओके तो आगे देखते हैं बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस। सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिससे आपकी बेटा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। बेटा एक बार इसके क्वेश्चंस देख लेता हूं जो आपको करवाने हैं। 2 मिनट रुकना बेटा। देखिएगा बेटा, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा आपका स्टेज 4 सेक्शन ए, स्टेज 4 सेक्शन ए की बात कर रहा हूं बेटा। इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, स्टेज 4 क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन ए। आपको क्या बोला है, दो गैस ए बी जो समान आयतन जिनका विसरित होता है कब कब 20 सेकंड तथा 10 सेकंड में, यदि ए का अणुभार 49 है तो बी का अणुभार क्या होगा। तो बेटा देखो टाइम, टी ए गैस का टाइम है 20 सेकंड, टी बी गैस का टाइम है 10 सेकंड। डन। गैस ए का अणुभार है 49, गैस बी का अणुभार पूछा है, आयतन समान है, दाब की बात नहीं की गई है। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, देखो आर का फॉर्मूला हमारे पास जैसे आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी, टी बी अपॉन टी ए, पी ए अपॉन पी बी, एम बी अपॉन एम ए। यही है बेटा।
अब बेटा क्या क्या चीजें बात की है, समान आयतन है तो ये कैंसिल, दाब की बात नहीं की तो हम समान दाब मानेंगे, दर की बात नहीं की तो ये भी हट गया, बच गया ये आपका। आप तो पूरा रूल याद रखो, सूत्र याद रखो, जो चीजें दी है उनको लिख लो, जो नहीं दी है उनको काट दो, जो चीजें समान है, जैसे आयतन समान है कट गया, दर की बात नहीं की हटा दो, दाब की बात नहीं की हटा दो, तो बचा क्या आपका बेटा, तो आपने बोला TB अपॉन TA इज इक्वल टू MB अपॉन MA, यही बचा बेटा। अब इसमें बेटा अपनी वैल्यूज रखो, तो देखो TB कितना है 10, TA कितना है 20, आगे देखो MB कितना है 49, MA कितना है पता नहीं, निकालना है बेटा, सॉल्व करो, ये गया 10 दूना 20 आ गया, 1/2 बराबर 49/MA, बेटा दोनों तरफ वर्ग कर दो, सॉल्व करना है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर बेटा जैसे ही आपने वर्ग किया तो देखो क्या आएगा, इसका भी वर्ग किया 1/2 का स्क्वायर और 49/MA इसका भी वर्ग किया, ये वर्गमूल में है, तो बेटा ये तो आया 1/4, वर्गमूल का वर्ग किया तो हट गया, तो 49/MA, यहां से सॉल्व करो, MA कितना आ जाएगा आपके पास, तो बेटा MA आपके पास आएगा, देखो कुछ गलती की है क्या बेटा, एक गलती हो गई, सॉरी, आपको बेटा यहां से ध्यान रखना है, 1 मिनट, MA दिया है MB नहीं दिया, ये गलती कर रखी है अपन ने, देख लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया था, TB की जगह 10, TA की जगह 20, MB निकालना है, ये गलती कर दी थी अपन ने, MA 49 दिया है, ठीक है, तो इसको कट करें, 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो 1/2 बराबर MB/49 वर्गमूल आ गया, दोनों तरफ वर्ग करो तो देखो 1/2 का वर्ग और MB/49 का वर्ग, जैसे ही वर्ग किया तो ये कितना है 1/4, वर्गमूल से वर्ग गया तो MB/49, तो MB क्या आएगा बेटा, ये इधर ले जाओ, MB आएगा 49/4, तो कितना हो जाएगा बेटा 12 चौक 48 और सॉरी 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 12.25। एक बार दोबारा समझ लें, आपको बोला गैस A और B है जिनका आयतन समान है, विसरण में लगा समय गैस A का 20 सेकंड है, गैस B का 10 सेकंड है, यदि गैस A का अणुभार 49 है तो गैस B का क्या होगा, विसरण वर्ड आया तो हमने पूरा रूल लिखा, पूरा सूत्र लिखा, दो गैसों के विसरण की दर RA/RB इज इक्वल टू VA/VB इंटू TB/TA इज इक्वल टू PA/PB इंटू रूट में MB/MA, समझ में आती है बात, आयतन समान है कट गया, दाब समान है कट गया, दर की बात नहीं की हटा दी, तो बेटा समय और अणुभार में क्या संबंध है, ये संबंध है, TB की जगह अपन ने मान लिखा 10, TA की जगह मान लिखा 20, MB निकालना है, MA की जगह मान लिखा 49, 10 दूना 20, दोनों तरफ वर्ग किया, ये गलती होती है, ये तो वर्ग किया 1/4, यहां वर्ग किया तो वर्गमूल हट जाएगा, ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपके पास आया 12.25 सेकंड, जो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, आपका स्टेज 4 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे बेटा, जिसका अपन को आंसर पता लग गया, डन बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 और दे रखा है, वो भी देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा, एक बार देखते हैं, रफ करूं बेटा इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं क्या बोल रहा है, इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस नियम याद रखना है, नियम क्या बोल रहा है बेटा, और ये देखो आपके पहले नीट के पेपर्स में आया हुआ भी है, तो बेटा ये नीट के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आ जाता है, इस चीज का बेटा आपको ध्यान रखना है। तो अब अपन स्टेज 4 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं बेटा, आपको बोला है गैस A और गैस B प्रत्येक का 50 ml है, तो आयतन नियत हो गया,
इनके विसरण में लगा समय 200 सेकंड तथा 150 सेकंड क्रमशः है। तो बेटा टी ए दे रखा है 200 सेकंड, टी बी दे रखा है 150 सेकंड, ठीक है। यदि बी का अणुभार 36 है तो ए का अणुभार क्या होगा? सिमिलर सा क्वेश्चन है, वही बात हमने अभी पढ़ी। आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी, टी बी अपॉन टी ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी, एम बी अपॉन एम ए। आयतन समान कट गया, दर की बात नहीं की, हटा दो, दाब की बात नहीं की, हटा दो। समय और अणुभार में संबंध देखना है, तो क्या आया? टी बी बटा टी ए इज इक्वल टू एम बी बटा एम ए। डन बेटा। तो यहां से टी बी देखा कितना आया? 150, टी ए देखा कितना आया? 200, एम बी देखा कितना आया? 36, एम ए देखा निकालना है। सॉल्व कर लिया, इजी है बेटा। 0 से 0 गया, 5 3 15, 5 चौक 20, तो आपके पास आया 3/4, 36 बटा एम ए रूट में। दोनों तरफ बेटा वर्ग कर दिया, तो हमने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिएगा वर्ग किया तो क्या आया? 3/4 का स्क्वायर, 36 बटा एम ए का वर्गमूल है इसका स्क्वायर। डन बेटा। तो 3/4 का स्क्वायर कितना आया? 9/16, यह आया 36 बटा एम ए। सॉल्व करो, देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो एम ए कितना आएगा? 16 गुणा 4 64। तो ए गैस का अणुभार आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा बेटा? 64। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 स्टेज 4 का बेटा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए। सही बात है, समझ में आ गई बात बेटा। तो इस तरीके से बेटा अपन ने इनके क्वेश्चंस करके देखे कि किस तरीके से ये बात कर रहा है। बाकी अब आप आज का काम सुन लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं तो बात करूंगा ही बेटा। स्टेज 1 2 3 4 सभी में बेटा आपको गैसों के विसरण की दर, जो ग्राम के विसरण की दर बात की, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम और गैसों के नियम, इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं इजी वे में, 1 2 4 जितने भी, तो उनको देखना। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में अपन बेटा क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये जो मैंने आपको 1 2 क्वेश्चन कराए इनको देखो, जो 1 2 लेक्चर में अपनी थ्योरी हुई है उनको देखो। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 139 में अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, जिससे बेटा आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आती है बात? घबराने की जरूरत नहीं है, इजीली सारी चीजें बेटा अपनी हो जाएंगी। ओके, बाकी सब बढ़िया, चलें आगे। चलें सर, बहुत है सर आज के लिए अब इतना, ठीक है बेटा। एक बार क्वेश्चन करना, नहीं हो तो चिंता की बात नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करें। ओके, थैंक यू।